आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। अक्सर ये शिकायत की जाती है कि लोगों में सिविक सेंस यानी नागरिक भावना की बहुत कमी है। लेकिन क्या सच में सारी गलती सिर्फ आम जनता की है? आज हम इस समस्या की जड़ तक जाएंगे, इसके मूल कारणों का निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ ग्लोबल मॉडल हमें इसके बेहतरीन सिस्टेमिक समाधान दे सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को हमने कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम दो अलग अलग दुनियाओं की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि वर्ग और जाति का इस पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद हम विफल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों पर नजर डालेंगे, सहानुभूति यानी एम्पैथी की कमी को समझेंगे और अंत में जानेंगे कि एक बेहतरीन नागरिक समाज का निर्माण आखिर कैसे किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी दुनिया और एक विकसित दुनिया के बीच के उस बड़े फासले की। इसे समझने के लिए जरा दो अलग अलग जगहों की तुलना करनी होगी। ये अंतर सच में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला है। एक तरफ डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर है। वहाँ हर 5 मिनट की दूरी पर आपको एकदम साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाएंगे। लोग बड़ी सख्ती से अपनी ही लेन में गाड़ी चलाते हैं और सड़क पर कोई हॉर्न तक नहीं बजाता। और दूसरी तरफ हमारे कई भारतीय शहरों की रोजमर्रा की सच्चाई है। सड़कों पर कचरे के बड़े बड़े पहाड़, पैदल चलने के लिए गायब फुटपाथ और मजबूरन सड़कों के किनारे ही सार्वजनिक रूप से पेशाब करते लोग। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम्स की सच्चाई है। तो यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, क्या विकसित देशों के लोग जन्म से ही ज्यादा सिविक सेंस वाले होते हैं? मतलब क्या ये कोई जेनेटिक चीज है या फिर इस पूरे सामूहिक व्यवहार के पीछे कोई गहरा सिस्टमैटिक कारण छिपा है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ये बिल्कुल भी जेनेटिक नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से ऐसा नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। अब आते हैं अपने दूसरे पहलू पर, जो है वर्ग और जाति का प्रभाव। ये एक ऐसा सोशियोलॉजिकल कारण है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, पर यह हमारी मानसिकता से बहुत गहराई से जुड़ा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि महात्मा गांधी जी का इस पर एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया था। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की भूमिका को समाज के लिए एक माँ के समान बताया था, जो हमें बीमारियों से बचाती है। लेकिन आज की आधुनिक सच्चाई देखिए, ये कितनी कठोर है। सफाई करने को एक तरह का शर्मनाक काम मान लिया गया है और इसे अक्सर समाज के हाशिए पर रहने वाले समूहों पर जबरन थोप दिया जाता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना या कह लीजिए आयरनी सामने आती है। इंसान खुद बेतहाशा कूड़ा पैदा करता है, लेकिन जो व्यक्ति उस कूड़े को साफ करने आता है उसे बड़ी ही आसानी से और अपमानजनक रूप से कूड़े वाला कह दिया जाता है। सच तो ये है कि वो सफाई वाला है, कूड़े वाले तो हम हैं। ऐसा लेबल लगाकर समाज खुद को स्वच्छता की अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से पूरी तरह अलग कर लेता है। यही मानसिकता आगे चलकर हमारे तीसरे पॉइंट से जुड़ती है, हमारे विफल होते सिस्टम और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से। चलिए समझते हैं कैसे ये चीजें हमें गलत व्यवहार करने पर मजबूर करती हैं। जरा सोचिए, जब बुनियादी ढांचा ही मौजूद न हो तो क्या किसी से भी एकदम परफेक्ट लेन ड्राइविंग या स्वच्छता की उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। जब पब्लिक टॉयलेट्स में पानी ही न हो, या वो महीनों से बंद पड़े हों, फुटपाथ चलने लायक न हो, या फिर किसी फ्लाईओवर पर अचानक 90 डिग्री का टर्न आ जाए जहाँ कोई लेन मार्किंग भी न हो, तो ऐसे में नियम टूटना सिर्फ एक गलती नहीं रह जाता, वो एक मजबूरी बन जाता है। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर दरअसल खराब व्यवहार को खुद इंजीनियर करता है। और ऐसे में अक्सर होता क्या है, राजनीतिक मंचों से सीधे तौर पर आम जनता को ही सिविक सेंस की कमी के लिए दोषी ठहरा दिया जाता है। कभी कभी तो व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ तक कह दिया जाता है कि क्या इस जनता को हटाकर कोई नई जनता ऑर्डर की जा सकती है? ये दरअसल अपनी सरकारी और सिस्टमिक विफलताओं से पल्ला झाड़ने का एक क्लासिक तरीका है। लेकिन इंसान का दिमाग काम कैसे करता है, इसे ब्रोकन विंडोज थ्योरी की इस सच्चाई से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। लोग अक्सर गंदे और अव्यवस्थित इलाकों में बिना किसी हिचकिचाहट के कूड़ा फेंक देते हैं, लेकिन वही लोग जब दिल्ली मेट्रो जैसी साफ सुथरी और शानदार तरीके से मेंटेन की गई जगहों पर जाते हैं तो उनके हाथ से एक कागज का टुकड़ा भी नीचे नहीं गिरता। गंदगी फैलाने से पहले 100 बार सोचा जाता है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि अगर सिस्टम साफ सुथरा और सख्त हो तो वो खुद ब खुद लोगों से अच्छा व्यवहार करवा लेता है। ये बात हमें हमारे चौथे मुख्य विषय की ओर ले जाती है, सहानुभूति की कमी, जिसे हम एम्पैथी डेफिसिट भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही गहरी सामाजिक समस्या है।
अक्सर हमारे शहरों में एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिलता है। अरबपतियों का अपना एक अलग ही बुलबुला। बड़े बड़े और संपन्न लोग चारों ओर फैले कूड़े के पहाड़ों और गंदी बस्तियों के ठीक बीच में अपने ऊंचे आलीशान लग्जरी टावर बना लेते हैं। वे अपनी उस प्राइवेट दुनिया में बिल्कुल खुश रहते हैं। ये चीज़ उस सामूहिक सहानुभूति की भारी कमी को दर्शाती है, जो किसी भी शेयर्ड कम्युनिटी या पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस सहानुभूति की कमी की तुलना अगर डेनमार्क के सैमफुर्डसिंड कॉन्सेप्ट से की जाए तो तस्वीर और साफ हो जाती है। सैमफुर्डसिंड का सीधा सा मतलब है सोशल माइंडेडनेस, यानी समाज के हितों को अपने निजी हितों से ऊपर रखना। जब लोगों में एक दूसरे के प्रति ऐसी आपसी चिंता और परवाह होती है तो किसी भारी जुर्माने या डंडे के डर के बिना ही एक मजबूत सिविक सेंस अपने आप विकसित हो जाता है। तो फिर असल सवाल ये है कि ये बदलाव आएगा कैसे? हमारे इस 5वें और आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे एक बेहतरीन नागरिक समाज के निर्माण की और देखेंगे कुछ ग्लोबल सॉल्यूशंस। शुरुआत करते हैं जापान से। वहाँ के स्कूलों में एक बहुत ही कमाल की प्रैक्टिस है जिसे ओसोजी कहते हैं। वहाँ के बच्चे साझा स्थानों का सम्मान करना सीखने के लिए अपनी क्लास और यहाँ तक कि टॉयलेट्स की सफाई भी खुद करते हैं। ये साबित करता है कि नागरिक कर्तव्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई रातों रात सीख जाए। ये एक जीवन भर की आदत है जिसे बचपन से ही अपने हाथों से काम करके और सक्रिय भागीदारी के जरिए पैदा किया जाता है। और अगर बात सिस्टम के प्रति नागरिकों के कमिटमेंट की हो तो डेनमार्क का उदाहरण बेमिसाल है। वहाँ के नागरिक अपने घर के कचरे को सिर्फ 2-3 नहीं बल्कि पूरे 10 अलग-अलग श्रेणियों में बांटते हैं। ग्लास, मेटल, प्लास्टिक से लेकर फूड और कार्डबोर्ड तक। वो इतने जागरूक हैं कि खतरनाक या हजार्डस वेस्ट को खुद अपनी गाड़ियों में रखकर रिसाइकलिंग केंद्रों तक ले जाते हैं। सोचिए, सिस्टम और नागरिकों का ये कैसा शानदार तालमेल है। जुर्माने से भी ज्यादा एक और चीज काम करती है, रिवॉर्ड। जर्मनी और डेनमार्क जैसे देशों में प्लास्टिक की बोतलों के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीन का मॉडल चलता है। वहाँ बोतल खरीदते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिपॉजिट लिया जाता है और जब खाली बोतल मशीन में वापस डाली जाती है तो वो पैसे रिफंड मिल जाते हैं। नतीजतन कोई भी सड़क पर बोतल नहीं फेंकता क्योंकि लोगों को उस कूड़े में भी अपना पैसा नजर आता है। एक सच्चा नागरिक समाज बनाने के लिए होलिस्टिक अर्बन प्लानिंग यानी समग्र शहरी नियोजन की भी उतनी ही जरूरत है। इसका मतलब है ऐसी नीतियां बनाना जहां पैदल चलने वालों को प्राथमिकता मिले, ऐसे मोहल्ले हों जहां 5 मिनट की पैदल चलने पर जरूरत की हर चीज मिल जाए, ऐसे पार्क हों जहां प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना की गई हो, और हाँ, सिंगापुर का हैप्पी टॉयलेट रेटिंग सिस्टम जैसी चीजें भी, जो सार्वजनिक टॉयलेट्स की सफाई और रखरखाव को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। और ये सिस्टम्स सिर्फ सफाई के लिए नहीं है, ये सचमुच जान भी बचा सकते हैं। हमारे यहाँ मंदिरों और रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ होना बहुत आम बात है, लेकिन अगर वहाँ अनिवार्य क्यू मैनेजर्स यानी लाइन को मैनेज करने वाले कड़े सिस्टम लागू कर दिए जाएं, तो अव्यवस्थित भीड़ की वजह से होने वाली उस दुखद भगदड़ को पूरी तरह से रोका जा सकता है, जो अक्सर कई मासूमों की जान ले लेती है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये कि लोगों का व्यवहार बदलने के लिए किसी बहुत भयंकर और दुर्लभ सजा का डर ज्यादा काम नहीं आता। इसके बजाय जुर्माना लगने की उच्च संभावना बहुत ज्यादा असरदार है। यानी अगर किसी को ये यकीन हो कि नियम तोड़ने पर उसे हर हाल में छोटा ही सही पर जुर्माना भरना ही पड़ेगा, तो उसकी आदत अपने आप सुधरने लगती है। अब अगर किसी को लगे कि सारी बातें और ये सारा सिस्टम सिर्फ अमीर या विकसित देशों में ही मुमकिन है, तो ज़रा अफ्रीका के रवांडा की तरफ देखिए। ये देश एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। ये साबित करता है कि विकासशील देश भी अगर ठान लें और अपने प्रयासों और सिस्टम के प्रति समर्पित रहें, तो वो भी शानदार स्वच्छता और बेहतरीन नागरिक व्यवस्था बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। कोई बहाना नहीं चल सकता। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर छोड़ता है। अगर ये सच है कि एक अच्छा सिस्टमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के व्यवहार को पूरी तरह बदल सकता है, तो फिर समाज में वो सहानुभूति कैसे पैदा की जाए जो इन अच्छे सार्वजनिक स्थानों की मांग करे और उन्हें बचाए रखे? क्या हमें सिर्फ एक बेहतर सिस्टम के लागू होने का इंतजार करना चाहिए या फिर अपने अंदर की उस नागरिक भावना को भी जगाना चाहिए? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।